चलिए तो शुरू करते हैं आज का। और आज का टॉपिक जैसा कि है कि ओशन सीज और जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है। कल हम लोग देख रहे थे वो लैंड पे मोस्टली वो फॉरेस्ट वगैरह के बारे में हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे वो स्पेसिफिक देखेंगे सिर्फ सी को लेकर के। तो ये शेयर हो गया, आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर, क्लियर। ओके। तो चलिए, ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था कि ये ओशन सीज एंड जो भी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है उस पे हम फोकस करेंगे आज। और इसमें मेन फोकस जो हमारा होगा वो देखेंगे कि कौन कौन सा सबसे हाईएस्ट है और कौन सी न्यूज में रहा, खास करके चाहे हम ओशियंस के बारे में देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन में कौन सा है या अटलांटिक ओशियन में कौन सा है। इस सब के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक चीज जानने की। और कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यूज इससे रिलेटेड था 2024 या 2025 में, उस सारे न्यूज को हम लोग कवर करने की कोशिश करें। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। तो ओसेंसीज, तो इसमें बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि इस जो भी ये होता है तो इसको कहते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरिया या एमपीएस कहा जाता है। अब ये काफी होता है। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उसका नाम है रॉस सी रीजन मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। ये अंटार्कटिका के आसपास है। रॉस सी जो है अंटार्कटिका में, जो आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की साइड से जाते हुए, तो ये। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो आपको वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज बने हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एक नया ट्रीटी जो 2023 में आया था और जिसपे इंडिया ने 2024 में सिग्नेचर भी किया है, जिसको हाई सी ट्रीटीज कहते हैं। और उसको समझिए कि ऑफिशियली या नॉर्मली उसका जो नाम है उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, बीबीएनजे। तो ये बीबीएनजे क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जाने। तो सवाल है, आज हम लोग जब प्रोटेक्टेड एरिया की बात करेंगे या जो भी उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, उस सबसे पहले जो जो टर्म है उसको भी थोड़ा एक डिफाइन हम लोग कर लें कि जैसे अगर ये बीबीएनजे क्या होता है, उसी तरह से ब्लू स्टार क्या है। तो जो जो टॉपिक है उसको हम लोग करेंगे और ये सारे टॉपिक आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एमपीए किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा हम लोग समझेंगे। ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे मरीन प्रोटेक्टेड, ये बेसिकली कोई भी ओशन का सेक्शन हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट क्या होता है कि एक लिमिट करता है ह्यूमन एक्टिविटी। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज, अब जैसे सपोज कीजिए हम लोग कचरा फेंकते हैं, नॉर्मली क्या होता था, इंसान लोग सारा कचरा जो भी होता था मलबा को नदी में फेंक देता था। नदी का सारा मलबा कहाँ जाएगा, समुद्र में चला जाता था। तो ये अनरेगुलेटेड था। तो अगर कोई समुद्र में इस तरह से गंदगी फैल रहा है और उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी सेक्शन हो सकता है, उस सारे सेक्शन को हम लोग एक अम्ब्रेला के अंदर आएगा तो उसको कहेंगे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। अब इसमें होता क्या है कि इसको आईयूसीएन, हम लोग जानते हैं आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको शॉर्ट में आईयूसीएन कहते हैं, ये बेसिकली इसको डिफाइन किया है एमपीए को। तो ये क्लियरली डिफाइन ये करता है कि जो ज्योग्राफिकल स्पेस, कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन होगा जो डेडिकेटेड, मैनेज थ्रू लीगल और अदर इफेक्टिव मींस सच, जैसे कि लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन नेचर, और उसके साथ इको सर्विसेज और कल्चरल वैल्यू, बहुत सारी चीजें रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जो डेवलप्ड कंट्री है या जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज नहीं है, तो वहां तो नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम है उसकी बात हम लोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर जब आप पैसिफिक नेशन में जाएंगे, जो छोटे 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 आइलैंड है, वहां का अलग कल्चरल वैल्यू है। तो उसको भी किस तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे उस मरीन एरिया में, उसको भी हम लोग इसमें लेते हैं एमपीए के अंतर्गत, एमपीए के तहत। तो आप देखेंगे इसको कई नामों से जाना जाता है। मतलब हो सकता है कि आपको मरीन प्रोटेक्शन एरिया को और क्या क्या नाम से जाना जा सकता है, तो इसको आप लोग मरीन पार्क भी कह सकते हैं, मरीन कंजर्वेशन जोन भी कह सकते हैं, मरीन रिजर्व भी होता है, मरीन सेंचुरी भी होता है, नो टेक जोन्स भी होता है। तो कई नामों से इसको पुकारा जाता है। तो एमपीए के बारे में ये था थोड़ा सा। तो ये क्लियर हो गया एमपीए, मरीन प्रोटेक्शन एरियाज। ओके, आगे बढ़े। हेलो। जी सर। हाँ,
अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं बीबीएनजे ट्रीटी, जो ये काफी न्यूज में था, चूंकि पिछले ही साल सितंबर में 25 सितंबर को आपको इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर सिग्नेचर किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटीज को हाई सी ट्रीटीज कहते हैं। तो इसमें बेसिकली इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, इस ट्रीटी का मतलब है, आप देखेंगे तो ये जो हुआ है, इसको ऑफिशियली जो यूएन का जो डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें काफी लंबा नाम है। वो नाम क्या है, वो ये देखिए, एग्रीमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, द कंजर्वेशन and sustainable use of marine biological diversity area beyond national jurisdiction। तो इस इतना लंबा चौड़ा को हटाते हुए नॉर्मली इसका जो यूज होता है तो वो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड, यानी बीबीएनजे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या आप इसको हाई सी ट्रीटी या ग्लोबल ओशियन ट्रीटी और नाम इसका इससे जाना जाता है। इसको अगर हम देखें, इसी ट्रीटी की बात अगर हम लोग करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हाई सी ट्रीटीज भी कहते हैं, इसको ग्लोबल ओशियन ट्रीटीज भी कहते हैं। ये बेसिकली एग्रीमेंट जो है, बेसिकली जो जिस कानून के तहत इसको बनाया गया है, यानी हाई सी ट्रीटीज को, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, ये बात। तो ये जो है, अभी हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि ये जो ट्रीटी बना है ये किस हक से बना है, किस अधिकार से बना है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन हुआ है, जैसे कि जो जुरिडिक्शन हाई सीज में आता है, जो कोई कंट्रीज के अंदर नहीं आता है, वहां पर कैसे होगा। क्योंकि आज से पहले आपको, कल ही मैंने आपको बताया था कि 23 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया उन्होंने बिकनी आइलैंड में। तो अगर आप ऐसा एरिया में चले जाते हैं, हाई सीज है, जहां किसी की ऑथोरिटी नहीं है, तो जो चाहे वो कर ले। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर ऐसा हो तो हमारा जो अर्थ है उसका तो 70% वाटर है, उसमें से पूरा एरिया, बहुत सारे एरिया है जो किसी के जुरिडिक्शन में नहीं है, तो वहां तो मनमानी तरीके से करेगा, और वहां से फिर क्या होगा, उसके जो इकोलॉजिकल, हाँ बिल्कुल, तो वो उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट वगैरह काफी खतरनाक हो सकता है हमारे अर्थ पे। तो इसीलिए इस ट्रीटी की बहुत जरूरत थी। आप देखेंगे दिस ट्रीटी वाज अडॉप्टेड नियरली 200 कंट्री, यानी 200 कंट्री ने इसको कब किया था। आप देखेंगे इसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया 19 जून 2023 को, यानी जून 19 2023 को। और ये ट्रीटी जो है बेसिकली 20 सितंबर यानी सितंबर 2025 तक के लिए अभी भी ओपन नहीं है, ये अभी पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं आया, जबकि ये क्या है, मैंडेटरी है। अगर ये पास हो जाएगा, यानी इसमें, यानी 200 का 60%, यानी 120 कंट्रीज इस पे सिग्नेचर कर देगा, यानी इसका रेटिफिकेशन हो जाएगा, तो ये कानून बन जाएगा, तब फिर ये लागू होगा। तो इसमें इंडिया इसको देखेंगे, इंडिया जो साइन किया था इसको, तो जैसा कि मैंने बताया सितंबर को, 25 सितंबर 2024 को इंडिया ने साइन कर दिया। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी माना जाता है, खास करके मरीन प्रोटेक्शन को लेकर के। चलिए इसी के आगे और कुछ टर्म है उसको भी हम लोग देखेंगे। 30x30 टारगेट, ये भी क्या है, ये अक्सर हो सकता है इस तरह का आपको दे के पीटी में पूछ सकता है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज 30x30 टारगेट। तो ये टारगेट जो होता है, ये बेसिकली आप देखेंगे ये ग्लोबल इनिशिएटिव्स है। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है कि अर्थ का 30% और लैंड और ओशन एरिया का 30% टोटल मिला के 2023 तक प्रोटेक्ट करना, यानी जो भी इनलैंड वाटर भी आपका देख रहे हैं बहुत सारा कंटामिनेटेड है, वहां भी कंजर्वेशन की जरूरत है, खास करके जो कोस्टल एरिया है उसमें। उसी तरह से जो मरीन एरिया है उसको, यानी इन सबको जो टारगेट रखा गया है 2030 तक 30%। इसका मतलब है अभी 2025 है तो 25% हो जाना चाहिए टारगेट के हिसाब से, लेकिन अभी बहुत पीछे है। लेकिन ये एक लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका जो है क्या है कि एटलीस्ट 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर एंड कोस्टल मरीन एरिया effectively converted managed through ecologically representative system, यानी जो इकोलॉजिकली तरीके से सही हो, और कब तक 2030। अब इसमें टारगेट में क्या किया गया है कि इसको ब्रोडर फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसको रखा गया, यानी
ये जो एक मीटिंग हुई थी 2022 में, जिसको COP15 मीटिंग बायोडायवर्सिटी का कहा गया था, क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है। तो ये भी आप देख लीजिए, ये फ्रेमवर्क भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। ये 2022 में हुआ था, उस फ्रेमवर्क के अंडर ही इसको 30x30 टारगेट रखा गया था। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया, जो अगर प्रेजेंट डे में देखें तो हमने टारगेट तो रखा है 30% का, 30% को हमको कवर करना है, लेकिन अभी जो है लैंड का 17% और ओशन में सिर्फ 8% ही प्रोटेक्टेड एरिया है। तो इसका मतलब है अभी आपका लक्ष्य जो है, वो जो टारगेट है वो काफी दूर है, उसको करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग देखते हैं इसी में इंपॉर्टेंट मैराइन मैमल एरियाज, या जिसको IIMAs कहा जाता है, यानी जो मरीन मेमल्स होता है ज्यादातर, जैसे कि डॉल्फिन है, वेल्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको मेमल्स है। तो ये मेमल्स समुद्र में, इनकी प्रोटेक्शन की भी बहुत जरूरत है। तो इसको भी ये किया गया है। तो ये आप देखेंगे बेसिकली स्पेसिफिकली डिफाइंड वाज वाइटल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मराइन मरीन स्पीसीज, यानी मरीन स्पीसीज में जो भी मेमल स्पीसीज है उस सबको स्पेसिफिक फोकस करके इसको डिजाइन किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे तो एज ऑफ अर्ली, यानी जनवरी 2025 तक अगर हम देखें तो 280 IMMs वो ग्लोबल लेवल पे इसको प्रोटेक्ट किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो तकरीबन आप देखेंगे तो जितना भी ओशन से उसका 30% ऑफ द ओशन, यानी जितना भी अभी तक प्रोटेक्टेड एरिया है उसको उसका 13 यानी 13% को किया गया है, जो आपको लोकेटेड है SEEZ के अंतर्गत, यानी EEZ जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में आता है। तो उसको इन्होंने इस तरह से प्रोटेक्ट किया। अभी हम देखेंगे तो इसी में आप देखेंगे तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसमें वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 37 जो है IMMs, यानी मेराइन मेमल एरियाज, यानी इंपॉर्टेंट मेराइन मेमल्स एरियाज को ये कवर किया गया है, वेस्टर्न पैसिफिक और अरेबियन सी का जो एरिया है इंडियन ओशन का। उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि EEZ के अंतर्गत, तो ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए इसको जरूर आप लोग रखिए। जैसे कोई भी जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी जो होता है, ये सब आप लोग को याद है, शायद आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, जो काजल वगैरह थी उन लोगों को हमने पढ़ाया था IIMT में। तो उस वक्त मैंने ये बताया था, ये रिलीफ, ये सब जानते हैं आप लोग? हेलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये यहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो ये जीरो से लेके, यानी जहां आपका कोस्ट है वहां से लेके 12 माइल, यानी 12 माइल लगभग हो जाता है 22 किलोमीटर के लगभग। तो जो 22 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर तक आप चलते हैं तो वो आता है आपको टेरिटोरियल सी में, ये आएगा टेरिटोरियल सी में। फिर वहां से 12 से 24 नॉक्चुअल माइल, यानी जो नॉक्चुअल माइल में आप जाएंगे, यानी तो वो तकरीबन यानी 45 किलोमीटर हो जाता है। तो वो 45 किलोमीटर जो होता है वो कॉन्टिजियस जोन होता है, और उसके बाद से शुरू होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। अब यहाँ 24 से लेके 200, ये 200 जो होता है वो तकरीबन किलोमीटर में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो 370 किलोमीटर होता है। यानी अगर आपका बाउंड्री है लैंड मास, वहां से 370 किलोमीटर तक ये आपकी सोवरेनिटी में आता है। अगर सपोज करें ये इंडिया का पार्ट है तो यहाँ से 370 किलोमीटर तक ये जो है ये इंडिया के लीगल में आ जाएगा, यानी लीगल कॉन्टिनेंट इसमें आ जाएगा, यानी लीगल इसमें आ जाएगा। और उसके बाद ये जो शुरू होगा, यानी 370 के बाद जो शुरू होगा तो वो आपका हो जाएगा ओपन सी, हाई सी, इन जिसमें किसी का कोई अभी तक जो अब ये एग्रीमेंट बना है बीबीएनजी से पहले इसका कोई वजूद नहीं था, इसमें जो चाहे जैसा कर सकता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ब्लू पार्क एंड ब्लू स्पार्क, ये भी एक नया टर्म है, ये करंट अफेयर्स से
मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे टर्म अभी नए-नए आए हैं, इसको समझिएगा। तो ब्लू पार्क और ब्लू स्पार्क, तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ब्लू पार्क जो होता है वो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एमपीए, तो एमपीए तो हमने बना दिया, लेकिन उस एमपीए पे कितना सीरियसली होके कर, जैसे सपोज करें आप यूपीएससी की तैयारी कर, ओके, और आप आए यहाँ पढ़ने के लिए, मैं यूपीएससी की तैयारी कर, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितनी अच्छे तरह से कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिवली तरीके से कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट में पता चलता है कि आपने पीटी निकाला, मेंस निकाला, फाइनल हो गया। ठीक उसी तरह बहुत सारे मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया हमने बना दिया, लेकिन किसने कितना कंजर्वेशन किया, कितना अच्छा किया, तो अगर पता चलता है, साइंटिफिक असेसमेंट होता है और पता चलता है कि नहीं इन्होंने तो काफी स्पीसीज रिवाइवल किया है, यहाँ उन्होंने पूरा जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको रिस्टोर किया है, तो ये सब पता चलता है, तब इनको अवार्ड दिया जाता है, जिसको ब्लू पार्क अवार्ड या ब्लू पार्क अवार्ड कहा जाता है। ये पूरा आपका दिया जाता है। तो इसमें अब ये ब्लू स्पार्क क्या है, ये ब्लू पार्क तो हम लोग समझ गए कि ये उसमें ये दिया जाता है कि साइंस बेस्ड क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने बताया क्राइटेरिया पे आपका सिलेक्शन होता है कि आपने पढ़ा तो सब है, लेकिन आपने एग्जाम में कितना अच्छा लिखा, उसी तरह से कितना आपने इफेक्टिव तरीके से उसको किया है, और उसकी एबिलिटी कितनी अच्छी है, इफिशियंसी कितना अच्छा था आपको प्रोटेक्ट करने का, ये सारी चीजें को ध्यान में रखा जाता है। अब ब्लू स्पार्क क्या है, अब ब्लू स्पार्क ये है कि ये बेसिकली कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिफिक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लीजिए आप यूपीएससी कर रहे हैं तैयारी, लेकिन होता क्या है कि सारे फैकल्टीज, कोई इन्वायरमेंट के हैं, कोई हिस्ट्री के हैं, वो सब मिल के आपको एसेस करता है, तभी तो आप वो लोग कहता है कि भाई ये आईएएस बन गया, ये किया, तो सारा असेसमेंट होता है, आप कोचिंग में भी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है साइंटिस्ट का, यानी इसको एसेस करने में, इस मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को एसेस करने में, वो उसका जो इंस्टीट्यूट होता है, जो भी उसके स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए लोकल एनजीओ, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट एजेंसी, सब मिलके जो एक ग्रुप बनाता है उसको कहते हैं ब्लू स्पार्क। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू स्पार्क। तो ब्लू पार्क और ब्लू स्पार्क ये बेसिकली पूरे ग्लोबल एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ ये अवार्ड दिया गया। ये देखिए, ये है ब्लू पार्क और ये है ब्लू स्पार्क, यानी यहाँ पार्क बनाया आपको और यहाँ पे उसका सेंटर है। फिर उसी तरह यहाँ पे आपका ये एरिया है प्रोटेक्टेड और यहाँ पे सेंटर एसेस करने का। तो ये पूरे वर्ल्ड का डिफरेंट डिफरेंट जगह का। तो ब्लू पार्क और ब्लू स्पार्क आपने जाना। अब ये सब जानने के बाद अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है जो न्यूज में। तो ये जो टर्म हमने समझाया ये क्लियर हो गया आप लोगों को? हेलो हेलो, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, तो अब हम लोग जो प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज में था, इसमें टोटल हमने कोशिश ये किया है कि ज्यादा से ज्यादा ना, तो इसमें 10 एरियाज को हमने कवर किया है। रोज सी रीजन मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, यानी ये जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया रोज सी रीजन वाला, ये सबसे बड़ा जो है। उसी तरह से वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो ईस्टर्न कैनियन मरीन रिफ्यूज, ये भी है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो लॉर्ड होवे राइस, ये बेसिकली साउथ तस्मान सी में है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट, ये ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट बेसिकली पैसिफिक ओशन के जो छोटे छोटे आइलैंड है उनका एक ग्रुप है, इसके बारे में देखेंगे कि ये कहाँ है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो आप ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे कोस्टारिका थर्मल डोम, यानी ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक क्या है उसके बारे में देखेंगे। कोस्टारिका थर्मल डोम क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा आप समझिए डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पाई गई है, न्यूज में आया था। तो इसको क्या 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 खासियत है उसके बारे में। उसी तरह से व्हाइट शार्क कैफे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ सबसे ज्यादा वार्क शार्क आके मिलता है एक जगह है, उसके बारे में जानेंगे ये कहाँ है मैप पे। और उसी तरह से देखेंगे सारगैसो सी के बारे में। तो सारगैसो सी का एक यूनिकनेस है, तो बहुत सारी चीज है, इस पे भी हम लोग चेक करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड, ये आखिर लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड है का।
हो सकता है आपको मैचिंग भी दे दे, कोई तरह से दे दे, तो कोई भी तरह से देगा तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो रॉस सी से शुरू करते हैं। रॉस सी रीजन, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये बेसिकली आप जानते हैं रॉस सी अंटार्कटिका के पास है। तो ये रॉस सी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, इसको RSM यानी रॉस सी ये रीजन है मरीन प्रोटेक्शन। ये बेसिकली साउदर्न ओशन में आपको है, और ये बेसिकली अंटार्कटिका से कोस्ट से लेके और पूरा साउदर्न जो रॉस सी है वहां से। इसको आप देखेंगे, इसको बनाया गया था, इसको प्रोटेक्शन को 2016 में किसके जरिए बनाया गया था? तो एक कमीशन बना था जिसका नाम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेस, CCAMLR। इससे इसको रिकॉग्निशन दे करके इसको, और ये फाइनली आप देखिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट यानी ये टोटल जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका 19% से ज्यादा है। ये देखिए, यानी 19.4% है टोटल। और ये हाईली प्रोटेक्टेड है, यानी जितना एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है उसका लगभग 95% जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। यहाँ मनी समझ लीजिए कि वहां कुछ भी आप नहीं कर सकते, सिर्फ 5% ही ऐसा है जो बचा हुआ है, बाकी 95% इसको कवर कर दिया गया है रॉस के तहत। तो इसका हम मैप भी देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए इसका, तो मैप देखने से पहले थोड़ा सा और जान लें। चूंकि ये रॉस सी जो था ये नंबर 1 है जैसा कि मैंने बताया, तो सेकंड पे कौन है? तो अक्सर है कि हमने इसमें तकरीबन बहुत सारे हैं जो आप देखेंगे तो टॉप 10 है, तो मैंने कहा कि कम से कम टॉप 5 आपको याद रख लीजिए ताकि ये सारी चीजें आपको देखना। उसका मैप भी हम लोग देंगे, तो मैप भी आप इसको याद रखिएगा। तो दूसरा है नॉर्दर्न हवाईयन आइलैंड, या जिसको हवाईयन लैंग्वेज में कहा जाता है पापा नू पापा हनुमोका टुआ, ये नाम है वो। इसका मतलब होता है वहां का लोकल देवता है, लोकल गॉड है जो वहां के ट्राइब है उनके, यानी हवाई आइलैंड के, उनके नाम पे इसको रखा गया है। ये जो मरीन प्रोटेक्शन नेशनल मोन्यूमेंट एरिया इसको कहते हैं, ये तकरीबन 100% प्रोटेक्टेड है। यानी यहाँ का जो लोकल कम्युनिटी है वो, और जो पूरा है ये आपको, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी पहला तो रॉसी वाला था, अभी ये सेकेंड है। इसका कितना है टोटल? 15.2%। ठीक है, ग्लोबल प्रोटेक्टेड एरिया का है। तो थर्ड पे देख लेते हैं। थर्ड पे जो है वो है पिटकर्न, पिटकर्न आइलैंड। ये भी 100% है, यानी जो आइलैंड और उसके आसपास का उसको 100% किया गया। ये टोटल जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका 8.4%। तो ये डेटा हम इसलिए देते हैं ताकि डेटा के साथ आपको एक किया जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फर्स्ट पे कौन था, फर्स्ट पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, फिफ्थ पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे। कम से कम 5 को जरूर आपको याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट नहीं पूछ के सेकंड सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड कौन है, थर्ड कौन सा है, और उसका मैप भी हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्थ देखिए। तो ट्रिस्टान डा कुन्हा, जिस पर हमने बनाया भी था और कल हम लोग इस पे डिस्कस भी किए, 7% है टोटल ग्लोबल प्रोटेक्शन एरियाज का। उसी तरह से फिफ्थ जो है वो है साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड, 41% है। यानी ये थोड़ा सा अभी, चूंकि ये काफी इसका देखेंगे ना टेरियन, तो एक तरफ इधर साउथ जॉर्जिया इधर साउथ सैंडविच है, उसके बीच में है। तो ये टोटल ग्लोबल का 5% है। तो अब आपके सामने टोटल मौजूद हो गया, देखिए कितना, 19.4% इसके बारे में, 15.2% सेकेंड नंबर, 8.4% थर्ड, 7% फोर्थ, और 5% हो गया फिफ्थ। ये टॉप 5 आपका जो आपको मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है वर्ल्ड का। ये अब इसको मैप पे देखते हैं, अब मैप पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपका अंटार्कटिका है और ये रॉस सी है, ये पूरा है, और ये साउदर्न ओशियन है पूरा जो घिरा हुआ होता है, ये साउदर्न ओशियन। ये देखिए, ये रॉस सी प्रोटेक्टेड है। ये रॉस आइस शेल्फ है यहाँ अंटार्कटिका का, और से
मतलब आप इधर जाएंगे तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है, उधर जाएंगे तो आप अमेरिका आपको मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए न्यूजीलैंड का आपको दिखाई दे रहा है कवर। तो ये पैसिफिक ओशन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा। दूसरा ये देखिए ये क्या है आपको जो मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्टर्न हवाई आइलैंड, यानी ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ में ये हवाई आइलैंड है, और ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये दूसरा नंबर पे है। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पे देखे थे, तो थर्ड पे यहाँ पे आपको पिटकर्न, ये है यहाँ पे न्यूजीलैंड है, और ये पैसिफिक में ये पिटकर्न। तो ये थर्ड नंबर पे जो 8.4 है, इसका 8.4 आपका। उसी तरह से आगे देखेंगे हम लोग, तो ये है आपको ट्रिस्टान डि कुन्हा, जो हमने बताया था ये अटलांटिक ओशन में है दोनों, देखिए अफ्रीका से भी दूर है, यानी सबसे रिमोट एरिया। देखिए अगर आप यहाँ से भी आइएगा तो जो मेन लैंड है उससे काफी दूर है ये। तो ये भी ये है आपका फोर्थ, और फिफ्थ भी देख लेते हैं फिर टोटल उसको मैप पे। ये क्या है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, ये साउथ सैंडविच और साउथ जॉर्जिया। तो ये साउथ जॉर्जिया है और ये साउथ सैंडविच, यानी साउथ सैंडविच से नॉर्थ में जाएंगे तो साउथ जॉर्जिया मिलेगा, और साउथ जॉर्जिया से साउथ में जाएंगे तो साउथ सैंडविच। तो ये भी मरीन प्रोटेक्टेड है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट है जो टोटल 5%। तो ये मैप भी आपका कवर हो गया, टॉप 5 हम लोगों ने देखा जो मरीन। अब उसके बाद देखेंगे रॉस सी के बाद सेकंड पे जो हम लोग कह रहे थे, आप सेकंड पे देखेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन जो है सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मरीन एंड कोस्टल प्रोटेक्शन, इसमें टोटल अगर इस एरिया में हम देखें 143 एरिया डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको याद होगा तो जो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, यही आपका अभी उसी से लड़ाई चल रहा है इजराइल वाला, और आपको पता है कि वो वहां से बहुत सारे शिप को अमेरिका और उसके शिप को डिस्ट्रॉय किया था। तो इस एरिया में उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा, और बार बार इस तरह की न्यूज आ रहे थे, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे ये रीजनल, इसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जो हमारा रीजन है ये वेस्टर्न, तो इसके लिए एक एग्रीमेंट बनाया रीजनल कंट्री मिलके, जिसको कहा गया था, इस इनिशिएटिव को कहा गया ग्रेट ब्लू वॉल। एक ग्रेट ग्रीन वॉल पे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, तो इसको कहा गया ग्रेट ब्लू वॉल, यानी जो भी पूरा वेस्टर्न पैसिफिक को एक जोन बना दिया जिसमें आपका प्रोटेक्शन। इसमें बेसिकली एटलीस्ट 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये उसको फैला हुआ, और जिसमें सी एस्केप्स। अच्छा 10 मिनट का वार्निंग आ गया, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग अगर आ जाता है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, तो इसको सी एस्केप्स, अब सी एस्केप्स बाय 2030, यानी 2030 तक तकरीबन जो इस ब्लू वॉल के अंतर्गत या ब्लू वॉल के तहत जो किया जाएगा वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, सी एस्केप, और सी एस्केप ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोग जाते हैं लैंडस्केप देखते हैं, पहाड़ है पठार है, उसी तरह से समुद्र के अंदर भी होता है। तो उसके जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन करना, उसको प्रोटेक्ट करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कुछ टर्म आपको शुरू में बताया था 30 x 30 टारगेट, तो ये 30 x 30 यानी 30% इसको पूरा करना है, कब तक, 2030। तो इसीलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, और ये देखिए ये आपका यमन है, ये रेड सी है, और यहाँ अक्सर, और ये क्या है, ये पूरा वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन, और ये पूरा वेस्टर्न इंडियन ओशन है। तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में आप देखेंगे तो ये काफी बायोडाइवर्सिटी आपको रिच एरिया है ये। तो यहाँ पे ये पूरा, तो इसी में इस एरिया को ये पूरा इस तरह से कवर करने की कोशिश की गई है, और जिसको उन्होंने नाम दिया है इस रीजनल कंट्रीज मिलकर के ग्रेट ब्लू वॉल, ग्रेट ब्लू वॉल। तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग, तो आगे फिर देखते हैं इसी में ईस्टर्न कैनियन मरीन रिफ्यूज। अब ये जो है बेसिकली ये कनाडा में है, और ये कनाडा का जो
नोवा स्कोटिया है, यानी ईस्टर्न, ये जो है आपको नोवा स्कोटिया जो है वहां पे है। ये बेसिकली सी कैनियन है, जैसा कि मैंने, आप तो काजल भी आ गई है, बहुत सारे आप लोग हैं, तो उसमें मैंने जब ओशनोग्राफी पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था सी के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट जो टोपोग्राफी जो सबमरीन फीचर्स होता है उसमें उसमें सी कैनियन भी होता है, कॉन्टिनेंटल राइज भी होता है, एबाइसल प्लेन भी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मैंने बताया था। तो उसी तरह से ये एक कैनियन है, यहाँ काफी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उसको खास करके इसको जो है फिशरीज एंड ओशंस कनाडा ने इसको इस्टेब्लिश किया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खास करके जो कमिटमेंट है, यानी डेफिनेटली बात है, ये जो प्रोटेक्शन होता है या जो मरीन प्रोटेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी हम मरीन प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट ही लागू करेगा, हम लोग तो लागू नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट अगर उसमें सिंसियर है, इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि वो कामयाब होता है। तो उसी तरह से जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, बहुत सारे लॉ बन जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करे? जैसे सपोज कीजिए अभी आप लोग, हम मैं क्लास आप लोग को ले रहा हूँ, मैं आपको मटेरियल बना के दे रहा हूँ, बहुत सारा मेहनत करके दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे एग्जाम में, तो फिर नियत यही होती है कि अगर आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है उसका कैसे यूज किया जा रहा है। तो ये काफी कमिटमेंट है, और अभी तक कनाडा जो है वो 2025 यानी अभी जो हो गया है 25% तक करने का, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब 30x30 टारगेट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 2030 में 30% करना है, तो 25 में 25% होना चाहिए था। तो ये चूंकि इनको करना क्या है, 30% 30 तक करना है आपको, तो इसीलिए तो ये ईस्टर्न, इसको भी मैप पे हम लोग देख लेंगे, मैप क्लास है हमारा। तो ये देखिए, ये आप कनाडा देखते हैं ये, और यहाँ पे निवास देखिए, यहाँ ये वाला, यहीं पे ये, और ये इसको हम और इलार्ज करके दिखेंगे, ये है निवास। और ये देखिए, ये कैनियन, और ये पूरा है, और ये कनाडा के कमिटमेंट से, और ये सारा आप एरिया देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अगर इसमें खराबी होगी तो क्या होगा, जो ग्लोबल सर्कुलेशन होता है उसमें भी दिक्कत हो सकता है। जो अभी बार बार कई रिसर्च आया था कि जो थर्मोहेलाइन बेल्ट जो है वो काफी जो है जो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट जो कमजोर हो रहा है, तो इसीलिए इसको भी रखना बहुत जरूरी है, इसको प्रोटेक्शन करना। आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे लॉर्ड राइस, ये जो है ये तस्मानिया सी में है, ये बेसिकली एक रिज है समुंदर के अंदर, इस पे काफी बायोडाइवर्सिटी पाया गया है। तो इसमें देखिए, साउथ तस्मानिया सी में हैव रिसेंटली फोकल पॉइंट था, खास करके सराउंडिंग मैराइन कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा पाया गया है, खास करके जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो एरिया है उसमें यूनिक बायोडाइवर्सिटी पाई। और इसमें क्या होता था कि यहाँ डेफिनेटली बात है, जब ज्यादा उसमें फिशिंग हुआ तो वहाँ फिशिंग बड़ी पैमाने पे किया, खास करके इंडस्ट्रियल लेवल पे जो फिशिंग किया जाता है। जैसे आप सिर्फ अपना ही फिश करके लोग लोकल अगर खा रहा है, लाइवलीहुड उसका है, तो वो ठीक है, लेकिन आप जब बड़े पैमाने पर बड़े बड़े शिप ले जाके करेंगे तो वो फिर दिक्कत करेगा। तो इसीलिए इस रीजन को यूनिक अंडर वाटर ज्योग्राफी भी इसके अंदर है, जिसके अंडर मरीन लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस रीज को भी हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए ये रीज, और ये क्या है, तस्मानिया सी, इसी का साधा, ये इधर ऑस्ट्रेलिया इधर न्यूजीलैंड, और ये काफी इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग फिर देखते हैं ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट। अब ये ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये है बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड सोर्स, बेसिकली ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट जो है ये डिस्क्राइब एज द होम ऑफ ओशन, लैंड एंड कॉमन हेरिटेज। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली लोग ये सोचता है, आप ग्लोब पे भी देखेंगे तो पैसिफिक में कोई नजर ही नहीं आएगा नेशन आपको, लेकिन हकीकत में जब आप डीपली देखेंगे तो बहुत छोटे 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 आइलैंड उस पर आपको नजर आएंगे, और ये आइलैंड को कोई गिनती ही नहीं करते। एक तो पहली बात है कि जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है ये काफी पुअर कंट्रीज है, गरीब कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड है, इनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो इसीलिए, और वहां का जो, लेकिन है तो
मतलब छोटे गरीब कंट्रीज, लेकिन उनके पास क्या है, नेचर का खजाना है। अगर वो यूनिकनेस या नेचर वो खत्म हो गया तो वो ग्लोबल इम्बैलेंस भी हो सकता है आपका। तो इसी वजह से जैसे कि आपको पता है कि ये सिर्फ 1% आपका ग्लोबल लैंड का है। अगर आप मतलब ये एरिया है जो ग्रीन हाउस मतलब आदिवासी है, लोकल लोकल है, तो वो ग्रीन हाउस बहुत कम करता है, यानी 99% ग्रीन हाउस इसके बाहर के लोग करते हैं। लेकिन जब क्लाइमेट का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, यानी अगर हल्का सा भी सी लेवल राइज हो जाएगा तो इन लोगों की सर्वाइवल पे आ जाएगी, इनका आइलैंड डूब जाएगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कोरल भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ये काफी, तो इसीलिए इसमें ये टाइम पे इस पे एक्शन होना चाहिए, और सस्टेनेबल क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात इस पे की गई थी। तो इसीलिए काफी, तो इसको इस तरह से आप देखिए, अगर हम देखें ये, वैसे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लैंड है, ये लैंड है, तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा खाली है, लेकिन खाली नहीं है। चलिए यहाँ हवाईयन आइलैंड है, लेकिन ये देखिए यहाँ भी आपको कुछ आइलैंड मिलेंगे। ये पूरा में यहाँ मार्शल आइलैंड के बारे में जो मैंने कल बताया था, तो बहुत सारे इस एरिया में, तो इसको भी बचाना बहुत जरूरी है इस एरिया को। तो इस एरिया को बचाने के लिए जो प्रोग्राम किया गया उसी का नाम रखा गया जो ब्लू कॉन्टिनेंट, मतलब ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, ब्लू पैसिफिक वाला। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, सिक्स्थ वाला। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ईटीपी कहा जाता है। ये बेसिकली ये भी एक बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है, मरीन बायोडाइवर्सिटी का। ये बेसिकली इक्वेडोर, कोस्टारिका, कोलंबिया और पनामा के बीच में ईस्टर्न में आप देखेंगे तो। और ये न्यूज में आया था, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीजें जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये सारी न्यूज में आती है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जीईएफ ने अनाउंस किया था कि तकरीबन इस पे ये खर्च करेंगे, इस एरिया पे 15.6 मिलियन। और इसमें जैसा कि मैंने आपको शुरू में बनाया था बियॉन्ड 3030, यानी जो टारगेट रखा गया उसके बाद भी आपको कि कैसे इसमें इसमें ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन, यानी उस एरिया में जो कंट्री है वो किस तरह से कॉपरेट करके इस बायोडाइवर्सिटी को वो बचाएं। तो इसके लिए तो इसका इस तरह से इन्होंने किया। ये देखिए ये पूरा एरिया, यानी ये पूरा एरिया जो है ये देखिए छोटा छोटा, ये रियल में आप समझिए आपको इकोलॉजिकल जेम्स है, ये पूरे खजाने हैं समझ लीजिए इसमें। यहाँ पे आप देखिए ये इसी को इलाज करके आप देखें तो ये ईस्टर्न ट्रॉपिकल, और इसको ये सारे कंट्रीज जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इक्वेडोर है, ये आपको इधर कोस्टारिका है, ये सब है, तो ये सब मिलके इसको किया है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे तो द कोस्टारिका थर्मल डोम, ये जैसा कि मैंने आपको उस वक्त बताया था कि तो ये पूरा जो था ये कोस्टारिका के पास, ये भी आपको ईस्ट पैसिफिक में ही है एरिया। और ये आप देखेंगे ये ऑल्सो नाउन एज, आप देखेंगे कि इसको सिंपली डोम भी कहते हैं, या इसको कोस्टारिका ये एरिया है। उसी तरह से ये ईस्ट पैसिफिक में जैसा कि मैंने बताया, और ये बेसिकली सेंट्रल अफ्रीका का जो कोस्टारिका कंट्री है उसके सेंट्रल अफ्रीका में वहीं पे आपका। आगे हम लोग चलते हैं, ये तकरीबन ये जो डोम है ये आप देखेंगे तो 1000 किलोमीटर ये डायमीटर में है। और ये खास करके जब दो तरह के विंड आप जानते हैं, जो हम लोग एक अंडर वाटर ओशन करेंट और इधर का, तो अंडर से क्या है ठंडी हवा मतलब ठंडी जलाती है, ऊपर से ये पूरा देखेंगे कि किस एरिया में ट्रॉपिकल एरिया में गर्म, ये दोनों मिलता है। और दोनों मिलता है तो क्या है, एक डोम बनाता है, थर्मल डोम। और ये डोम बनाता है, वहां क्या होता है कि नीचे से न्यूट्रेंट रिच आता है और ऊपर, तो यहाँ काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है इसके वजह से। तो इससे आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एरिया ये वाला है। अब ठीक है, तो साफ आना चाहिए ना इसमें, अगर साफ नहीं आएगा तो फिर तो आपको भी नहीं उसमें वो लगेगा, और ये भी थोड़ा खराब ही लगेगा। चलिए अब ठीक, अब ठीक साइड से हो गया वहाँ, ठीक है। आगे हाँ, तो इसको देख लीजिए एक बार, ये वाला। तो ये पूरा ये न्यूज में जैसा कि मैंने बताया, ये सारा जो कलेक्शन हमने किया है आप लोगों के लिए, ये पूरा न्यूज का आर्टिकल सब है। और इसमें तो जैसे मैंने बताया था 200 प्लस तो आपको क्वेश्चन देंगे ही देंगे, और बहुत सारे इसमें आएंगे भी आपको क्वेश्चन।
तो ये अभी हम लोग इसी में से लेकर करें। उसी तरह से व्हाइट शार्क कैफे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाइट शार्क कैफे। अब ये व्हाइट शार्क कैफे क्या है, कि जैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट है, और ये एक अजब टाइप कहानी, आप देखेंगे तो इसके तरफ आप खिंचे हुए चले आएंगे। इतना अच्छा है ये, मतलब जो है इसमें जो रिसर्च कर रहे थे लोग, उससे इसमें यहाँ आया। अब ये देखिए, ये आपको ये भी पैसिफिक ओशन में ही है, खास करके आप देखेंगे तो जो बाजा कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में। और ये जो व्हाइट शार्क कैफे, ये नाम दिया इसको जो रिसर्चर थी, उनका नाम था डॉक्टर बारबरा ब्लॉक, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से थी, और उन्होंने मरीन इसमें रिसर्च किया था। और उन्होंने 2000 तक, यानी 1999 से लेकर 2000 में इस पे रिसर्च किया। इसमें रिसर्च में ये पाया गया कि जैसे सपोज कि ये अमेरिका का कैलिफोर्निया और ये हवाई है, इसके बीच में जो ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता था, जो ग्रेट व्हाइट शार्क है, यहाँ से चलता था और यहाँ से चलता था, और वो सब यहाँ मिलके, और यहाँ इतना ज्यादा उनको खाना मिल जाता था कि वहाँ कैफे का मतलब ही यही होता है कि हम लोग आते हैं खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए। तो ये मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क का कैफे था ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये आपका कैलिफोर्निया, और ये हवाई, और यहां से चले और यहां से चले और यहां मिले तो कैफे खुल गया इनका। तो इसीलिए उस रिसर्च से तो इसका नाम क्या रखा गया, ग्रेट व्हाइट शार्क कैफे। व्हाइट कप। हाँ, व्हाइट शार्क कैफे। तो ये व्हाइट शार्क कैफे कहाँ है आपको, तो ये हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में पैसिफिक ओशन में। मे भी हो सकता है कि व्हाइट इस तरह से नाम देके और डिफरेंट डिफरेंट ओशन देके आपको मैचिंग में दे दे, या कुछ एक दो तीन करके दे दे। तो ये सारे, इसीलिए ये आप देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है सारगेसो सी। तो अब आप लोग तो जानते ही होंगे। अच्छा ये बताइए, ओशन और सी में क्या फर्क होता है। ओशेनोग्राफी तो आप लोगों को पढ़ाए हैं, काजल आपको तो पढ़ाए हैं। तो ओशन और सी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, या नॉर्मली सी किसको हम लोग कहते हैं, यानी नॉर्मल क्या होता है, आप लोग इस तरह से समझिए, कई सी मिलके ओशन। लार्ज बॉडी को, यस सर, ओशियन बनाते हैं, लार्ज बॉडी ऑफ हाँ, ओशियन। यानी हाँ, कई सी मिलके ओशन बनता है। नॉर्मली जब आप जी सी देखेंगे, जैसे अरेबियन सी है, उसी तरह से जी देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सी है। तो नॉर्मली वर्ल्ड का जितना भी सी है वो लैंड से मिलता हुआ होता है, यानी लैंड उसका बाउंड्री मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इकलौता सी ऐसा है जिसकी बाउंड्री लैंड से नहीं मिलती है। वो सी कौन है, सार्गेसो सी, ये हमेशा याद रखिए। सर वैसे सार्गेसो सी इज द ओनली यहाँ सी। यहाँ बेसिकली जो सार्गेसम ये होता है ना, घास, ग्रास उस, बनता है, यस हाँ, सर। वो ग्रास से घिरा हुआ वो एरिया है। और वहां से काफी दूर कोस्ट है, यहाँ भी कोस्ट है, यहाँ भी, ये बीच में मिला, तो उस एरिया को ही नाम लगा दिया, रख दिया इन्होंने सार्गेसो सी। लेकिन ये सार्गेसो सी जो है ओनली यूनिक है वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ इसके अलावा आप देखेंगे तो कोई सी आप ले लें, अरबियन सी ले लें, या जितने भी सी ले, नॉर्थ सी, जहां भी आप ले लें वहां लैंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ग्लोब मैप पे अगर आप देखेंगे तो। ये भी, अब ये सार्गेसो सी नॉर्थ अटलांटिक में है, आप लोग जानते ही हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक में है। और ये प्रीडोमिनेटली फीचर रिसेंट न्यूज में क्यों क्यों आया था, क्योंकि इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और फेनोमिनन जिसको कहते हैं सार्गेसम ब्लू, इसीलिए सार्गेसम से ही इसका नाम सार्गेसो सी पड़ा। और ये काफी अटेंशन का भी इम्पैक्ट पड़ा, और ये काफी लंबा आर्टिकल था, हमने शॉर्ट में आपको इसमें दिया है। और इंशाल्लाह आगे जो मेंस का होगा उसमें हम इस पे डिस्कस करेंगे, और इस पे हम एक वीडियो भी बनाएंगे खास तरीके से, जिस तरह से बनाते हैं। तो कुछ नया नया टॉपिक हम सिलेक्ट करके रखे, अभी हम सिर्फ ब्रीफ में दे रहे हैं, चूंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। थोड़ा सा ब्रीफ में ये नाम भी अगर हो जाए, वहां आपको एक भी क्वेश्चन सही हो जाए, तो हम समझेंगे कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए हम ये रिकॉर्ड भी करते हैं। ये देखिए, ये है सार्गेसस, ये देखिए, ये सार्गेसस। अब यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, आप जैसे कैरेबियन सी देखिए, है ना। अब ये देखिए, यहाँ भी लैंड मिल रहा है, यहाँ भी लैंड मिल रहा है, यहाँ भी लैंड मिल रहा है। तो जितना भी आपको सी मिलेगा उसमें लैंड मिलेगा एक्सेप्ट सार्गेसस। इसका बाउंड्री यहाँ, 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 बस इतना। और ये होता क्या है, ये ऐसा बना है, इसका जो मूवमेंट है आप लोग जानते हैं, जो जायर्स चलता है, ऐसे आपका चलता है, ऐसे इससे टकराता है, फिर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना ये ओशन में। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। चलिए आगे वो, अब लास्ट जो है वो है
द लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा है? हाँ, जायस, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ये मैंने बताया भी था, नॉर्थ अटलांटिक सब में अपना अपना एक बहुत बड़ा वो कन्वेयर बेल्ट टाइप से होता है। और ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था, तो ये देखिए, अब लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो इसमें ये काफी नया इसलिए है क्योंकि इसको रिसेंटली खोजा गया 2022 और 23 में। और इसको मैंने काफी कोशिश किया था, मैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और कल तक आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा, लास्ट कल हम दिए हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी नहीं है, तो अब आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया टोटल खत्म। तो उसमें उसको हम कंपाइल करेंगे, और हमारा वर्ल्ड का जो सेक्शन है वो कल खत्म हो जाएगा आपका, जो लास्ट बचा हुआ है। उसके बाद इंडिया में 5 क्लास लेके उसके बाद फाइनल आप लोगों को दे देंगे, फाइनल रिवीजन। तो मिड अटलांटिक रीज जो है, मिड अटलांटिक रीज आप लोग जानते हैं माउंटेन रेंज में, वहीं पे ये उसके 100 मीटर्स बिलो में अटलांटिक ओशन में ये क्या है, लॉस्ट सिटी ऐड होता है। इसको अटलांटिक मिसफ होता है, उस पे ये मौजूद है। और ये खास के अभी एक इसलिए भी न्यूज में था कि पहली बार इस अटलांटिक मिसफ के पास से, ये जो लॉस्ट सिटी के हाइड्रोथर्मल वेंट के पास से खुदाई करके मेंटल का रॉक निकाला गया। क्रस्ट का तो जानते हैं, मेंटल का रॉक निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, वो निकाला गया था, वो भी न्यूज में था। उसी तरह से देखेंगे, इसकी डिस्कवरी जो हुई थी 2000 में हुई थी अटलांटिक मिशन के पास, इसको लॉस्ट सिटी कहा गया। लॉस्ट सिटी क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ इस तरह का चट्टान बनी हुई है कि अगर आप उसके नीचे जाके उसको देखेंगे, समुंदर के नीचे, तो लगेगा कोई शहर बसा हुआ, ठीक वैसा ही लग रहा है। इसीलिए इसको लॉस्ट सिटी कहा गया। और ये इसका जो थर्मल वेंट है, ये लॉन्गेस्ट लाइव वेंटिंग इन्वायरमेंट ना कोई भी, यानी ये तकरीबन तकरीबन 1,20,000 ईयर्स से ये लगातार इसमें वेंट जारी है। यानी वहां से लगातार लावा या जो भी नीचे से निकल रहा है हाइड्रोथर्मल वेंट, वो लगातार, यानी जितने भी ओशियन है हमारे पैसिफिक से लेके, उसमें सबसे पुराना ये वेंट अभी भी मौजूद है। तो ये इसीलिए ये लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल वेंट काफी न्यूज में था। और ये आपको वहीं पे है, जैसा कि मैंने बताया था, मिड अटलांटिक रीज। तो ये मैंने बताया ही था आप लोगों को, जो पढ़ाया था आप लोगों को याद होगा, ये मिड अटलांटिक रीज है। ये बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्री पे होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे ये लॉस्ट सिटी है, यहीं पे अटलांटिक मिसफ है, उसको अगर इलाज करके देखते तो आपको नजर आता है ये मिड अटलांटिक रीज है। तो ये टोटल हो गया आपका, जो भी कोशिश हमने किया है। अब तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो कल, यही 10th को, इंटरनेशनल बॉर्डर। अभी बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर इंक्लूडिंग इंडिया वगैरह का है, कॉन्फ्लिक्ट जहां जहां हो रहा है, यूक्रेन है, इसराइल हमास वाला है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। उसी तरह से एक बहुत बड़ा चीज है, फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ लगा, आपको पता है? अमेरिका के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लगा था, साउथ कोरिया में भी लगा था। बिल्कुल। तो जहां जहां लगा है उसको एक नजर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अमेरिका कैलिफोर्निया के बारे में सब जान रहा, तो वो ना पूछे कोई दूसरा दे दे आपको। तो ये सब भी जरूरी है, तो इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कल हम कोशिश करेंगे। तो कल तक आपका ये एक सेक्शन, यानी जो वर्ल्ड का सेक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है इंडिया का सेक्शन, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक्स।